हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे CTPYQ सीरीज़ हमारा, जो हम RS MSSB JEE एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं, जिसका आज 9 सेशन है और आज हम इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिपोलिथी वेयर हैज़ साइड स्लोप्स ऑफ। ठीक है, यानी सिपोलिथी वेयर क्या है कि उसके साइड स्लोप्स कितने होते हैं, हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं कि सिपोलिथी वेयर हमारा होता क्या है। तो इट इज़ अ ट्रेपेजॉइडल वेयर। ट्रेपेजॉइडल वेयर, ठीक है। अब ट्रेपेजॉइडल दैट मीन्स कि जो हमारा अपर पार्ट होता है वो वाइडली ओपनड होता है और जो नैरो पार्ट होता है वो हमारा कहाँ होता है, एट द बेस। ठीक है, अब इसका जो साइड स्लोप होता है, यानी कि इसका जो साइड स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है, 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। अब जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या है, ये हमारा ट्रेपेजॉइडल वेयर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो स्लोप हमारा कितना होगा, हमने अभी देख ही लिया कितना होगा, 1:4 का, यानी 1 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल। और सिपोलिथी वेयर है क्या, आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल गई है क्या है ये हमारा एक टाइप ऑफ ट्रेपेजॉइडल वेयर। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि सिपोलिथी वेयर में हम डिस्चार्ज यानी कि Q कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम फ्रांसिस फॉर्मूला। तो हम उसको देख लेते हैं क्या होता है वो फॉर्मूला, 1.84 LH3/2। ये हमारा क्या है, फ्रांसिस फॉर्मूला फॉर सिपोलिथी वेयर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया ताकि आप इसको ध्यान रखो और अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच और वियर इज़ गिवन बाय, यानी कि अगर हमारा जो वियर है या नॉच है वो हमारा ट्रायंगुलर क्या कहते हैं शेप का है, तो उसका हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ऑप्शन डी से, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू 8/15 CD √2G tan θ/2 h⁵ 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे CD क्या है, CD है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, थीटा क्या है हमारा, इंक्लूडेड एंगल ऑफ नॉच, एच क्या है हमारा, स्टिल वाटर हेड। ठीक है, स्टिल वाटर हेड है हमारा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 स्मॉल ऑरिफिस A एंड B ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 ऑरिफिस है हमारे पास A और B, जिसका डायमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, आर प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ अ टैंक एट डेप्थ्स ऑफ H1 एंड H2। ठीक है, यानी कि एक टैंक के साइड में हमारा किस किस हाइट पे है, पहला वाला A तो हमारा H1 पे है और B हमारा H2 है, सॉरी डेप्थ पे। क्लियर है, फिर बिलो द ओपन लिक्विड सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं, इफ़ डिस्चार्जेस थ्रू A एंड B आर इक्वल देन रेशियो ऑफ H1 एंड H2 विल बी। अब यहाँ पे हमें उसने क्या बता दिया, उसने हमें ये बोला है कि जो डिस्चार्ज है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि मान लो कि QA अगर हम लिखते हैं तो QA में क्या होगा हमारा, CD इंटू π/4 D² DA लिखेंगे यहाँ पे, फिर इंटू √2G H1, सॉरी HA लिख लेते हैं, बाद में मेंशन करेंगे हम इसका। ठीक है, तो QA का इतना हो गया हमारा
और फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा क्यूबी। क्यूबी को देख लेते हैं क्या होगा, सी डी इंटू पाई बाई 4 डी बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GHB। ठीक है, अब क्या है, सिंस इट इज़ गिवन QA इज इक्वल टू QB, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, CD कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो आपका ये अंडर रूट 2G भी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 भी हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, DA स्क्वायर इंटू अंडर रूट HA इज इक्वल टू DB स्क्वायर अंडर रूट HB। ठीक है, अब DA की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, DA की वैल्यू हमें दे रखी है हमारी 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू HA की वैल्यू क्या दे रखी है, H1। DB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमें HB की वैल्यू कितनी दे रखी है, H2, यानी अंडर रूट H2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट H1 अपॉन अंडर रूट H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, बोथ साइड अगेन स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2 विच विल बी इक्वल टू हमारा 4/1 का होल स्क्वायर, जो हमारा क्या होगा 16/1 विच विल बी 16:1, यानी कि ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी करेक्शन डिफरेंस फॉर फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप एंड फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स अंडर आइडियल कंडीशंस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, उसने पूछा है कि एनर्जी करेक्शन डिफरेंस हमारा कितना होगा फॉर फ्लो इन सर्कुलर पाइप, यानी कि फ्लो किस में, हमारा सर्कुलर पाइप में हो रहा है, एंड फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, एक जगह क्या है हमारा पाइप वाला केस है, एक जगह हमारा पैरेलल प्लेट्स हैं। इसको भी पाइप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्लो हमारा कहाँ हो रहा है, ये एक फ्लो हमारा सर्कुलर पाइप में हो रहा है, दूसरा हमारा पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो रहा है फ्लो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि अंडर आइडियल कंडीशंस। ठीक है, आइडियल कंडीशन में हमारा जो रेशियो होगा, हमारा जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अंडर आइडियल कंडीशंस हमारा क्या होता है, अब ये देख लेते हैं पहले। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अंडर आइडियल कंडीशंस, अब फ्लो इन सर्कुलर पाइप के लिए कितना होगा, फॉर फ्लो इन सर्कुलर पाइप, यानी कि इसको C1 मान लेते हैं हम, ये कितना होगा हमारा 2 होगा। ठीक है, फिर फॉर फ्लो इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, इसको C2 मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना होगा 1.543। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको क्या रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके बीच में क्या पूछ रहा है, वो डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, इसने ना तो सर्कुलर पाइप के फ्लो की वैल्यू पूछी है, ना ही पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो की वैल्यू पूछी है, इसने इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हेंस C1 माइनस C2 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1.543 विच इज़ इक्वल टू 0.457। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज एंड हेड फॉर अ मेजरिंग इक्विपमेंट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू KH⁻² 7/2 and error in the head measurement is 2.5%, then the error in discharge measurement would be। ठीक है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एरर इन डिस्चार्ज मेजरमेंट। क्लियर है, तो चलो देख लेते हैं। अब क्या कर लेंगे हम, परसेंटेज
error in discharge will be equal to n into percent error in head। अब n क्या होता है, जो n है वो हमारा होता है ये, यानी h के पावर में जो ये वैल्यू दी हुई है ये हमारा n होता है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये कितना है हमारा 7/2 और परसेंटेज एरर इन हेड कितना दे रखा है हमें 2.5%। ठीक है, 2.5%। तो कितना हो जाएगा ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 8.75%। यहाँ पे हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है क्योंकि वैल्यू हमने ऑलरेडी परसेंटेज में ही ले रखी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप आंसर क्या हो गया 8.75, दैट इज़ डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वेंचुरी मीटर्स हैव देयर हेड रेशियोज एज 9:16। ठीक है, यानी 2 वेंचुरी मीटर्स हैं जिनका हेड रेशियो जो है वो हमारा है 9:16। ठीक है, इफ़ ऑल द पैरामीटर्स आर रिमेन अनअफेक्टेड देन देयर रिस्पेक्टिव डिस्चार्ज रेशियो वुड बी। ठीक है, अब क्या इसने बोला है, इसने बोला कि बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे क्या हैं, वो हमारे अनअफेक्टेड है, यानी उन सबकी वैल्यूज़ जो हैं सेम है दोनों वेंचुरी मीटर्स में। तो फिर हमारा क्या पूछ रहा है ये कि रिस्पेक्टिव डिस्चार्ज रेशियो, यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हेड रेशियो और हमें हेड रेशियो से बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, डिस्चार्ज रेशियो। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें देखना है कि डिस्चार्ज यानी Q और हेड के बीच में रिलेशन क्या है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट ऑफ हेड के। ठीक है, तो अब इसको अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं Q1/Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1/H2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमारा अंडर रूट H1/H2 की रेशियो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 9/16 जो हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, यानी Q1/Q2 हमारा क्या हो गया 3/4 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू दी हुई है और बाकी सारी 1 है, दैट मीन्स कि हम इस फॉर्म में यानी 3:4 नहीं लिख सकते हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 0.75, यानी Q1/Q2 इज इक्वल टू 0.75, यानी कि 0.75/1, दैट विल बी 0.75:1, दैट इज बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो, आपको आंसर इस फॉर्म में भी दे सकता था वो और इस फॉर्म में भी दे सकता, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका ये रेशियो मैच नहीं कर रहा है तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, शायद फिर हमारा आंसर आ जाए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। In a steady incompressible fluid flow with uniform velocity distribution, the momentum flux in a given x direction past a given section is expressed as mx। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि in a steady incompressible fluid flow, ठीक है, with a uniform velocity distribution, velocity distribution हमारी कैसी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म दे रखी है। The momentum flux in a given x direction past a given section is expressed as, यानी momentum flux हमारा कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, mx के थ्रू। ठीक है, तो अब पूछ रहा है ये mx हमारा होगा क्या। ठीक है, चलो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि द मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड और मोमेंटम flux is equal to the product of mass per second and the velocity of the flow। ठीक है, यानी कि हमारा जो मोमेंटम पर सेकेंड होता है, यानी मोमेंटम फ्लक्स हमारा जो डिफाइंड होता है फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, वो किसके बराबर होता है, मास पर सेकेंड इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो के। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं mx इज इक्वल टू रो ए वी इंटू वी।
दिस इज़ वॉल्यूम एंड दिस इज़ वेलोसिटी, यानी इसको हम लिख सकते हैं रो क्यू वी। ठीक है, अब v यहाँ पे हमें किस में निकालना है, x डायरेक्शन में निकालना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हमें किस में मिलेगी, x डायरेक्शन में लेनी है, तो यहाँ पे हम vx मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है रो क्यू vx विच इज़ ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आगे बढ़ते हैं। For a broad crested weir, if discharge is maximum for available head of 24 meter, then what would be the critical depth of the weir? यानी हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है critical depth of the weir। अब उसने क्या बोल रखा है, जो हमारा हेड है, अवेलेबल हेड है हमारा, जो मैक्सिमम अवेलेबल हेड है वो हमारा कितना दे रखा है हमें, 24 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर मैक्सिमम discharge in broad crested weir, the critical depth h is equal to 2/3 into capital H, that is head। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्रिटिकल डेप्थ, HC हमारा क्रिटिकल डेप्थ हो गया, और हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2/3 इंटू ये H, कैपिटल H हमारा क्या हो गया, वो हमारा अवेलेबल हेड हो गया। क्लियर हो गया। और ये किस लिए होता है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज इन द ब्रॉड क्रेस्टेड वियर हमें दे रखा है। ठीक है, इसी कंडीशन के लिए हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होगा। क्लियर हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 इंटू हेड हमें कितना दे रखा है, 24, ये हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 16 मीटर, दैट इज ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो W1A1 है इज इक्वल टू W A2, W1V1 इज इक्वल टू WV2, फिर A1V1 इज इक्वल टू A2V2, फिर डी ऑप्शन क्या है, A1/V1 इज इक्वल टू A2/V2। अब क्या है, इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा कि हमारा जो वन डायमेंशनल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो हमारा क्या होगा, m in इज इक्वल टू m आउट। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमारा जो m डॉट है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मास रेट होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या उसने बोला है कि डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड हमारी क्या है, वो सेम है। ठीक है, हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सेम है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, रो1 इज इक्वल टू रो2। ठीक है, रो1 इज इक्वल टू रो2, फिर क्या है, देन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब इस पाइप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि क्या है। अब देखो, यहाँ से फ्लूइड हमारी एंटर कर रही है और यहाँ से एग्जिट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा A1 हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, A2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गई, अब डेंसिटी क्या है, यहाँ पे भी रो1 और यहाँ पे भी, यहाँ पे रो2। लेकिन अब हम यहाँ इस केस में क्या है, इस केस में हमारी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो हमारी सेम है। ओके, फिर यहाँ से क्या है, वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, V1, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई हमारी V2। तो इससे हमें क्या मिल गया कि हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो वन डायमेंशनल है, और वन डायमेंशन में हमारा क्या होगा, डेंसिटी हमारी बराबर हो गई, दैट इज़, तो हमारा जो लेफ्ट ओवर क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा। ठीक है, यानी कि अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या मिला रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिला ऑप्शन सी विच इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। इफ़ द डिस्चार्ज इज Q in a pipe fitted with an end cap nozzle discharging a jet of water with velocity v and hitting normally a plate which is moving with a velocity of v by 2 towards the nozzle, then the jet
वुड हिट द प्लेट विथ अ डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसने बोला है कि इफ़ द डिस्चार्ज इज़ क्यू इन अ पाइप, ठीक है। तो डिस्चार्ज अगर पाइप में क्या है हमारा क्यू है, ठीक है। अब क्या है, अ पाइप इज़ फिटेड विथ एन एंड कैप नोजल डिस्चार्जिंग अ जेट ऑफ अ वाटर विद अ वेलोसिटी v। एक उस पर नोजल हमने फिक्स किया और उसकी जो उस पर जो जेट निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारी v। अब क्या है कि वो नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री पे एक प्लेट को हिट कर रहा है, किस वेलोसिटी से, जो प्लेट हमारी वेलोसिटी v/2 से मूव कर रही है टूवर्ड्स द नोजल, ठीक है। नोजल की तरफ वो मूव कर रही है हमारी कौन से वेलोसिटी से, v/2 वेलोसिटी से। तो अब उसने पूछा है कि देन द जेट वुड हिट द प्लेट विद अ डिस्चार्ज ऑफ, यानी कि अब क्या है कि जो जेट है वो प्लेट पे किस डिस्चार्ज से हमारा हिट करेगा। क्लियर हो गया। तो इसमें बेसिकली हमें क्या बताना है, पहले तो हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू जेट कितना होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेट with respect to jet क्या होगा हमारा यहाँ पे, वी आर इज इक्वल टू v/2 प्लस v इज इक्वल टू 1.5v, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई। अब फोर्स निकालना है हमें, तो F इज इक्वल टू रो क्यू वी आर, ठीक है। तो वी आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, वी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, रो की वैल्यू हमारी कितनी होगी, रो की वैल्यू हमारी रो होगी, यहाँ पे Q देन अगेन 1.5v जो हमने वी आर की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1.5 रो क्यू वी, ठीक है। अब क्या है कि फोर्स इज़ मोर देन रो क्यू वी। अब यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स हमारा कितना है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है किससे, रो क्यू वी से। दैट इज़ कि अब हमें ये तो पता चल गया कि जो डिस्चार्ज है वो हमारा सेम नहीं होगा, सॉरी हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा डिस्चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा, तो किस में चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे मोमेंटम में चेंज आएगा। क्लियर हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा फोर्स चेंज हो रहा है लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो हमारा सेम ही है। दैट मीन्स कि डिस्चार्ज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारा क्या हुआ, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम हमारा चेंज हुआ जो इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हो 1.5 टाइम्स हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ हो गया। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू एजिंग ऑफ अ पाइपलाइन इट्स कैरिंग कैपेसिटी हैज़ डिक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है। अब क्या है कि एजिंग ऑफ अ पाइपलाइन यानी अगर पाइपलाइन पुराना हो रहा है तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। कितने से डिक्रीज़ हुई है, 25% से डिक्रीज़ हो गई है। द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द डार्सी विच फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज़, अब उसने क्या पूछा है, तो अब इंक्रीज़ इन फ्रिक्शन फैक्टर, अब फ्रिक्शन फैक्टर में कितना इंक्रीमेंट होगा इस वजह से वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं उसमें, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारा जो डार्सी विस्बैच इक्वेशन क्या है हमारा, HF इज इक्वल टू FL/Q स्क्वायर 12.1 D⁵. फिर हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो क्या होगा, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्चार्ज के स्क्वायर के, ठीक है। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेंस फ्रिक्शन फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्चार्ज स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है कि Q इज डिक्रीज्ड बाय 25%, मीन्स अभी कितना हो जाएगा, नाउ इट इज 75%, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज था, जो स्टार्टिंग में जो डिस्चार्ज था उसका सिर्फ 75% डिस्चार्ज ही अब इसमें बचा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो फ्रिक्शन फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Q स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यानी फ्रिक्शन फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, यहाँ पे स्क्वायर होगा 0.75 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/0.5625, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या दिख रहा है
कि ये हमारा कितना हो गया है, ये हमारा हो गया 0.56। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 56.25%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 56%। दैट विल बी सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लेमिनार लिक्विड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब क्या है, उसने बोला है कि फ्रिक्शनल फैक्टर ऑफ अ लेमिनार लिक्विड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब किसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा, तो हम देख लेते हैं कि हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड्स नंबर के, या फिर स्क्वायर ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर के होता है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर होता है, या फिर रेनॉल्ड्स नंबर होता है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 64/RE। ठीक है, अब क्या है, इन्वर्स ऑफ द रेनॉल्ड नंबर, इन्वर्स ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, हमारा तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया। स्क्वायर ऑफ द, स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है। दैट इज एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RE। ठीक है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A pipeline 20 centimeter in diameter, 100 meter long conveys oil of specific gravity 0.90 and viscosity of 0.15 Newton second per meter square. If the velocity of oil is 1.5 meter per second, the pressure difference at the two ends of the pipeline is। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, पीछे ही मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, ये कितना होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है हमें, 100 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 0.90। विस्कोसिटी हमारी क्या दे रखी है, 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑयल कितना दे रखा है हमारा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस इन पाइपलाइन। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस इन पाइपलाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस इन पाइपलाइन निकालने के लिए सबसे पहले सेंस P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू 32 म्यू VL अपॉन रो जी डी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है एट द टू एंड्स ऑफ द पाइपलाइन। बाकी सारी वैल्यूज़ जो भी गिवन थी हमने सारी पीछे मेंशन कर ली है। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, यानी हमें P1 माइनस P2 जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो रो जी कैंसिल हो जाएगा हमारा, यानी हमारा क्या बचेगा हमारे पास 32 म्यू VL अपॉन डी स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं, 32 इंटू म्यू क्या है हमारा 0.15 इंटू 1.5 हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, फिर हमारा 100 मीटर हमारी लेंथ हो गई। फिर क्या है 20 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.20, तो 0.20 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है 18,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9 poise इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 60 mm डायमीटर। ठीक है, विस्कोसिटी कितनी दे रखी है ऑयल की हमारी 9 poise। ठीक है, अब क्या करना है, इफ़ द फ्लो इज़ लेमिनार। ठीक है, फ्लो हमारा कैसा है, लेमिनार है। फिर द प्रेशर ड्रॉप इन 100 मीटर लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है,
फिर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द ऑयल इज, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, यानी एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है बेसिकली। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन क्या है, हमें म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 पॉइस दी हुई है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, पास्कल सेकेंड में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.9 पास्कल सेकेंड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सा इक्वेशन जो हमने पीछे यूज़ किया है, दैट इज कौन सा इक्वेशन हमने पीछे यूज़ किया है, हैगन पॉलिसी इक्वेशन, हैगन पॉइसली इक्वेशन, ठीक है, जो हमारा क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू 32 म्यू V L अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर आपको याद है, पीछे स्मॉल ही लिख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, डी स्क्वायर। अब ये चीज़ हमने पीछे भी देखी थी, तो चलो अब फटाफट हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सिर्फ पुट करना है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कितना दे रखा है, प्रेशर ड्रॉप मतलब कि चेंज इन प्रेशर उसने बता रखा है, तो वो कितना है हमारा 1800 किलो न्यूटन में दे रखा है, तो हम उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी 1800 इंटू 10⁻3, फिर यहाँ पे 32 इंटू हमारा म्यू क्या दे रखा है 0.9, यहाँ पे हमें V कैलकुलेट करना है, ओके। बाकी हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, लेंथ हमें कितनी दे रखी है 100 मीटर, ठीक है, अपॉन D की वैल्यू, यानी कि डायमीटर हमें क्या दे रखा है mm में दे रखा है, यानी कि 0.06 हमें 60 mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, दैट इज़ 0.06 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 0.06 मीटर का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी V की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, आप लोग कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर लैमिनार फ्लो इन अ पाइप ऑफ रेडियस 0.9 मीटर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी वुड अकर एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, उसने बोला कि एक लैमिनार मतलब हमारे लैमिनार फ्लो के लिए एक पाइप में जिसकी रेडियस हमें, अब रेडियस दी हुई है दैट मीन्स की सर्कुलर सेक्शन है, फिर क्या पूछा उसने, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी वुड अकर, यानी कि जो मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी होगी वो हमारे सेंटर से किस डिस्टेंस पे हमें मिलेगी, ठीक है। हमें ये चीज़ अब कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा क्या होगा कि आप मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो मेथड है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो अब आपको बोल रहा है कि ये सर्कुलर पाइप है, ठीक है, आपका ये सर्कुलर पाइप हो गया। इसने क्या बोला कि इसका जो रेडियस है, रेडियस हमारा 0.9 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसका रेडियस 0.9 मीटर दे रखा है, अगर इसमें कोई ऑप्शन हमारा 0.9 से ज़्यादा होता तो उसको तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देते, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है हमारे 0.9 से कम है, तो यहाँ पे हमें चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को ईजी करने के लिए वो लोग आपको ऑप्शंस में जो 2-3 वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे इससे ज़्यादा दे देंगे, तो वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अगर हमें यहाँ कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी होती है हमारी, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी होती है 2/3 आर डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल, ठीक है। तो इतनी हमारी पाइप वॉल से होती है, लेकिन हमें पूछा कहाँ से, अब ये पाइप वॉल हमारी यहाँ पे, ठीक है, तो 2/3 आर डिस्टेंस हमारी पाइप वॉल से होती है। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हमें चाहिए सेंटर से, ठीक है, हमें कहाँ से चाहिए, सेंटर से चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम इंस्टेबिलिटी का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर निकालने के लिए x विल बी इक्वल टू r माइनस 2/3 r, वो हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा r/3, दैट इज 0.9/3 विच विल बी इक्वल टू 0.30 मीटर, ठीक है।
अगर ये वॉल से बोलता तो हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ आर की वैल्यू पुट करनी होती है, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन उसने क्या बोल दिया, उसने बोला हमें सेंटर से चाहिए, तो सेंटर से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आर में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस हमें मिल रही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप्स फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू, यहाँ पे ये 106 नहीं, ये 10⁻6 होगा, ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे कितना होगा, किसकी वैल्यू पूछी है हमसे, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछी है, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, यानी आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻6। अब एक चीज़ हम देख चुके हैं कि पीछे कि फॉर लेमिनार फ्लो हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 64/RE, ठीक है। फिर हमारी क्या होती है, फॉर टर्बुलेंट फ्लो हमारी जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होगी, 0.316/1/4, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए होती है, ये होती है वैल्यू हमारी 4000 से ग्रेटर रेनॉल्ड्स वैल्यू और लेस देन 10⁵ के लिए। अब सेकेंड केस में यानी कि हमारी जो नेक्स्ट फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होगी हमारी 0.0032 प्लस 0.221/R⁻²0.237, ठीक है। ये किसके लिए होगी, जब हमारी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो होगी वो 10⁵ से हमारी 4 × 10⁻7 के बीच में लाई करेगी, ये तब के लिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 10⁻6 दे रखी है, दैट मीन्स कि हमारा इस जोन में हमारा रेनॉल्ड्स नंबर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0032 प्लस 0.221/R⁻²0.237, ठीक है। अब यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की हम वैल्यू पुट करेंगे 0.0032 प्लस 0.221/R⁻, सॉरी आर नहीं, यहाँ पे अब हमें वैल्यू रखनी है 10⁻6 × 0.237। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.011, दैट इज़ हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा वो होगा आंसर, सॉरी नॉट बी, इट इज़ एक्चुअली सी, 0.01, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.01 आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो मीन्स दैट द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो इज़ क्रिटिकल, ठीक है। यानी कि अब क्या है, टर्म हमारा जो फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो है उसका क्या मतलब होता है, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारा फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो का क्या मीनिंग है। तो अब ये देखो, व्हेन फ्लो लेंथ बिकम्स इक्वल टू द मिक्सिंग लेंथ, हमारी जो फ्लो लेंथ होती है जब वो मिक्सिंग लेंथ के बराबर हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो फ्लो होता है फिर वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, यानी कि जो हमारी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर होती है वो मिल जाती है किससे, हमारे पाइप के सेंटर लाइन से। क्लियर हो गया? अब मैं क्या बोल रही हूँ वापस आप एक बार सुन लो कि व्हेन द फ्लो लेंथ बिकम्स इक्वल टू मिक्सिंग लेंथ द फ्लो गेट फुल्ली डेवलप्ड and the thickness of boundary layer meets at the pipe center line, ठीक है। अब क्या होगा कि इस लेंथ के बियॉन्ड क्या होगा, जो हमारा फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, और फिर आगे भी हमारा वो पैराबोलिक ही रहेगा। दैट इज़ कि हमारे फुल्ली डेवलप फ्लो पे जो हमारा क्या कहते हैं कि हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हमारा पैराबोलिक होगा, फिर आगे भी वो पैराबोलिक ही रहेगा, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं फिगर से भी। देखो ये जैसे हो गई हमारी पाइपलाइन हो गई, ठीक है। अब ये हमारी पाइपलाइन हो गई, अब यहाँ पे हमारा फ्लो कुछ इस तरह से है, ठीक है, स्टार्ट हुआ, फिर कुछ टाइम बाद हमारा फ्लो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फिर हमारा फ्लो कुछ टाइम बाद हमारे फ्लो की जो प्रोफाइल हो गई वो ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ये हमारा फुल्ली
FULLY, फुल्ली DEVELOPED डेवलप्ड फ्लो हो गया हमारा, ठीक है। फुल्ली डेवलप फ्लो हो गया हमारा, यानी कि ये प्रोफाइल जो हो गई ये हमारी फुल्ली डेवलप फ्लो हो गई, और इसके बाद अब जो ये प्रोफाइल ऐसी ही रहेगी आगे भी, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो ये लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी मिक्सिंग लेंथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा x = 0 है और यहाँ पे हमारा x = L है, यानी L डिस्टेंस के बीच में हमारा जो फ्लो है वो फुल्ली डेवलप हो गया। क्लियर हो गया ये चीज़। अब देखते हैं कौन सा हमारा क्या है कि द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो इज़ क्रिटिकल, ठीक है। ऐसा कुछ अभी हम बता नहीं सकते इससे। द प्रेशर ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज़ 0, नहीं। द वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस द फ्लो हैज़ बिकम यूनिफॉर्म, नहीं। फिर द वेलोसिटी ऑफ प्रोफाइल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब ये बात सही है हमारी, इसने क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोफाइल जो है वो अक्रॉस द फ्लो यानी पूरे फ्लो में हमारी यूनिफॉर्म रहती है। तो क्या आपको दिख रहा है ये यूनिफॉर्म है? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर क्या होती है कि वेलोसिटी प्रोफाइल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब क्या है कि वेलोसिटी प्रोफाइल फ्लो के डायरेक्शन में हमारी प्रोफाइल जो है वेलोसिटी की वो चेंज नहीं हो रही है, तो ठीक है, हम ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे फुल्ली डेवलप होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारी प्रोफाइल चेंज नहीं होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म तो नहीं, लेकिन हमारी प्रोफाइल चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गई ये चीज़ें, समझ में आ गया? यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री विथ यूजुअल नोटेशन, रफ बाउंड्री विथ यूजुअल नोटेशन। अब क्या है कि हमारा जो रफ बाउंड्री विथ यूजुअल नोटेशन होता है, यानी कि हमारा जो बेसिकली के की जो मीनिंग होगी वो हमारी सरफेस रफनेस है, और हमारी डेल्टा डैश की जो वैल्यू है, सॉरी जो हमारी मीनिंग है वो हमारी थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर, ठीक है। यानी यूजुअल मीनिंग, जो नोटेशंस की यूजुअल मीनिंग है वो वही रहने वाली है, वो कोई चेंज नहीं हो रही है। तो उसने पूछा है कि हमारी हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री क्या होगी। तो हमारी हाइड्रोडायनेमिक रफ बाउंड्री क्या होगी, हमारी ग्रेटर देन 6.0 होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारी कहाँ है, वो ऑप्शन ए में, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये रफ बाउंड्री के लिए, पर हमारी हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। स्मूथ बाउंड्री के लिए हमारा जो होगा वो होगा k बाई डेल्टा डैश इज़ लेस देन 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया k क्या है हमारा, सरफेस रफनेस, और डेल्टा डैश क्या है हमारा, थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट अ हाइड्रोलिक जंप द डेप्थ्स ऑफ द टू साइड्स आर 2 मीटर एंड 3 मीटर, द हेड लॉस ड्यू टू जंप वुड बी, ठीक है। एक हाइड्रोलिक जंप पे क्या है, हमारे जो डेप्थ फॉर्म हुए हैं दोनों साइड पे वो हमारे कितने कितने हैं, 2 मीटर के हैं और 3 मीटर के हैं। तो उसने पूछा है कि जो हेड लॉस है जो जंप की वजह से आया है वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, हेड लॉस ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप कितना होगा हमारा, डेल्टा ई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2, ठीक है। वैल्यूज़ रख देते हैं, y1 y2 हमारा क्या है, डेप्थ्स हैं, ठीक है, हमारे डेप्थ्स हो गए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 41.67 mm, ठीक है। यहाँ पे हमने मीटर में रखा है, ये वैल्यू में पॉइंट में आएगी, फिर हम इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 41.67 mm। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर सारा mm में दे रखा है और सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ डायनामिक इक्वेशन फॉर GVF यानी ग्रेजुअल वैरिड फ्लो इन अ चैनल, द वाटर सरफेस स्लोप रिलेटिव टू द बॉटम
बेड स्लोप ऑफ द चैनल एंड द स्लोप ऑफ द टोटल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि हमें किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है कि द वाटर सरफेस स्लोप रिलेटिव टू द बॉटम, फिर हमारी बेड स्लोप ऑफ द चैनल, फिर स्लोप ऑफ द टोटल एनर्जी, ये तीनों का हमें वैल्यू हमें दे रखा है कितना 0.01, 0.025 एंड 0.020। ठीक है, अब उसने पूछा है कि द इन्वर्स ऑफ फ्राउड नंबर वुड बी, यानी कि इन्वर्स ऑफ हमारा फ्राउड नंबर क्या होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्राउड नंबर निकाल लेते हैं। फ्राउड नंबर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो द डायनामिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअल वैरिड फ्लो इन अ चैनल कितना होता है हमारा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू S0 माइनस SF अपॉन 1 माइनस FR स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मिल गई हमें। अब क्या है कि हमें स्लोप कितना दे रखा है यहाँ पे, अब dy बाई dx हमारा क्या है, हमारा सरफेस स्लोप रिलेटिव टू बॉटम है। क्लियर हो गया, यानी वाटर सरफेस स्लोप है हमारा रिलेटिव टू बॉटम। क्लियर हो गया, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, कितना होगा ये हमारा 0.01। ठीक है, फिर S0, यानी कि S0 हमें कितना दिया हुआ है 0.025, दैट इज बेड स्लोप ऑफ द चैनल। ठीक है, फिर माइनस हमारा क्या दे रखा है, फिर SF की वैल्यू में कितनी दे रखी है 0.020, दैट इज स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन 0.020 अपॉन 1 माइनस फ्राउड नंबर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्राउड नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा हमारा 0.707। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या चाहिए, इन्वर्स। उसने क्या पूछा है हमें, फ्राउड नंबर नहीं, फ्राउड नंबर का इन्वर्स पूछा है। ठीक है, तो इसको हम इन्वर्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.414। क्लियर हो गया, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A turbine works at 20 meter head and 500 rpm speed. Its 1:2 scale model to be tested at a head of 20 meter should have a rotational speed of nearby. Okay, तो उसने हमें पहले क्या पता है कि टर्बाइन से हमें क्या है कि ND अपॉन अंडर रूट H। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसने, अ टर्बाइन वर्क्स एट 20 मीटर हेड एंड 500 rpm स्पीड। ठीक है, उसका 1:2 का स्केल ऑफ मॉडल टू बी टेस्टेड हेड ऑफ 20 मीटर शुड हैव अ रोटेशनल स्पीड ऑफ, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मॉडल और प्रोटोटाइप का हमें क्या करना है कि उससे हमें मैच करके हमें निकालना है कि जो हमारा मॉडल है उस मॉडल का स्पीड, हमारा रोटेशनल स्पीड कितना होगा। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे NM DM अंडर रूट HM। ठीक है, ये हमारे मॉडल का हो गया। अब हमारे प्रोटोटाइप का देख लेते हैं, NP DP अपॉन अंडर रूट HP। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ किसी की, NM की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, DM की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1। ठीक है, अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 20, हमें यहाँ पे हेड कितना दे रखा है 20। फिर NP हमें कितना दे रखा है 500 rpm, 500 इंटू, अब DP हमारा कितना दे रखा है ये 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट क्या है अंडर रूट, हेड हमारा अगेन क्या दे रखा है 20। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या है NM हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये 1000 rpm। बहुत ईजी था। ठीक है, ND अपॉन रूट अंडर रूट H हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होगा, हम एक प्रोटोटाइप से ही हम अपना मॉडल देख रहे हैं। ठीक है, हमारा मॉडल उसी से डेवलप होगा, तो यानी इन दोनों का जो क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट आएगा, यानी उनके रेशियोज जो आएंगे वो हमेशा सिमिलर एक वे में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने होते हैं, इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल का हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोटाइप का हो जाएगा, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे अपना कि मॉडल का हमारे स्पीड यानी रोटेशनल स्पीड हमारी टरबाइन की कितनी होनी चाहिए। तो हमारी कितनी होगी 1000 rpm। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 4x इन हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे रिलेटेड है 4x से
हमारे हाइड्रो पावर प्लांट से अगर हम देखें तो इट स्टोर टेम्परली द वाटर रिजेक्टेड बाय द प्लांट फॉर एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिकल लोड। अब हमारे 4 बेस का क्या होता है, 4 बेस का काम क्या होता है कि ये हमारे वाटर को स्टोर करता है टेम्परेली, जिससे कि मतलब हमारे जो और कौन से पानी को हमारे स्टोर करता है, जो हमारे प्लांट से रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट जो पानी को रिजेक्ट करता है उस पानी को ये स्टोर करता है फॉर एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिकल लोड। किस लिए? ताकि हम अपने इलेक्ट्रिकल लोड को वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। क्लियर हो गया? चलो, अब ये सेम चीज़ मैंने मेंशन की हुई है कि 4 बेस इज़ एन एनलार्ज सेक्शन ऑफ अ कैनाल स्प्रेड आउट टू एकोमोडेट द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द इनटेक। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो, ये हमारा डैम हो गया, ठीक है, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा हेड हो गया। यहाँ पे होता है हमारा 4 बेस, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक काइंड ऑफ हैक भी लगा होता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जब पानी आ रहा है तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी लेके आएगा, ठीक है। स्ट्रीम वाटर जो आएगा वो हम उनके साथ साथ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह भी होंगे, ठीक है, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होंगे। तो उन्हें हमारे पेनस्टॉक में एंटर करने से रोकने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, काइंड ऑफ अ स्क्रीन लगाते हैं, जिससे वो जो पार्टिकल्स है वो इधर ही रुक जाएं और हमारा जो क्लियर वाटर है वो हमारे पेनस्टॉक से आगे मूव करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गए? तो हमारा 4 बेस यहाँ पे होता है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये टेम्प्रेरी वाटर, यहाँ पे वो वाटर होते हैं जो वाटर हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेशन में हमारे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं और टेम्प्रेरी यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो यहाँ से फिर ये वाटर कहाँ जाते हैं, ये पेनस्टॉक में जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने मेंशन कर दी है जो आप देख सकते हो। एक चीज़ और, आपने बोला था कि आप इस लेक्चर के पीडीएफ को लेना चाहते हो, तो आप इस लेक्चर के पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सर्च करना ऑनलाइन वरदान, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ से। नहीं तो हमारे चैनल यानी कि यूट्यूब के अबाउट में इन्फॉर्मेशन में जाके आप देख लेना, वहाँ पे भी हमारे चैनल की लिंक जो है वो मेंशन्ड है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेट इज स्ट्राइकिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v एट द सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिकल कर्व्ड वेन मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 12.3 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ जेट, ठीक है। फिर आफ्टर striking jet is deflected by at 30 degree from the horizontal to the inner surface of the vane, what would be the value of v to achieve maximum efficiency under the ideal scenario। यहाँ पे हमें velocity निकालना है जिस पे हमारी efficiency जो हो वो हमारी maximum होनी चाहिए, ठीक है। हमें ऐसी velocity निकालनी है जिस पे हमारी efficiency maximum होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब आप सबसे easy तरीका क्या है कि अब आपको ये चीज़, पहले आप क्वेश्चन देख लो कि मान लो कि एक जेट है, ठीक है, ये हमारा जेट है। अब ये क्या कर रहा है, हमारे सिमेट्रिकल कर्व्ड वेन को स्ट्राइक कर रहा है। अब हमारा सिमेट्रिकल कर्व्ड वेन ये है, ठीक है, ये इस पर स्ट्राइक कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। फिर अब ये जो वेन है हमारा, वो वेन मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अ जेट। अब जेट की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो हमारी वेन की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी। और कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, 12.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है ये भी। अब क्या है, आफ्टर कुछ देर के बाद क्या होता है, इस जेट की वजह से, स्ट्राइकिंग की वजह से हमारे जेट जो है 30 डिग्री इंटरनली मूव कर जाता है, यानी हमारा जो सेकेंड होगा, अब ये क्या है, ये 30 डिग्री एंगल से हमारा टिल्ट कर गया। जेट अभी भी इधर ही स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये 30 डिग्री मूव कर गया, तो अब उसने क्या बोला है कि हमारा v की, यानी कि अब इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि हमारा जो वेन, मतलब क्या कहता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए हम एफिशिएंसी मैक्सिमम अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3v = 3u, यानी कि यहाँ पे जो हमारा v की वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे v की वैल्यू यहाँ पे स्ट्राइकिंग जो वेलोसिटी, यानी कि हमारे जो जेट की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, 3 × 3 टाइम्स ऑफ u, यानी कि ये स्पीड ऑफ वेन की 3 टाइम्स होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये हमारा 3 × 12.3 विच विल बी इक्वल टू 36.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया ये चीज़, समझ में आ गया।
यानी कि ये टिल्ट होने के बाद वो पूछ रहा है कि अब जेट किस वेलोसिटी से इस पर स्ट्राइक करे कि हमारा जो वेन मतलब हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमारी एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम आनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो हमारी जो वेलोसिटी यूज़ जेट जिससे स्ट्राइक करेगा उस पर वो कितनी होगी हमारी 36.9, दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ टर्बाइन ऑफ 5 मीटर रनर डायमीटर एंड 361 मीटर हेड इज रनिंग एट 150 RPM, द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइन ऑफ 1 मीटर रनर डायमीटर वर्किंग अंडर 81 मीटर हेड वुड बी। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? रोटेशनल स्पीड। अब आपको पीछे पता ही है कि हमने पीछे कैसे सॉल्व किया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडल और प्रोटोटाइप नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 टर्बाइन हमें दे रखी है। ठीक है, तो लेट्स से कि पहली टर्बाइन का N1 D1 और √H1 लिख लेते हैं हम, और क्या है फिर वो दोनों हमारे कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसने क्या बोला यहाँ पे, सिमिलर। ठीक है, फिर क्या होगा N2 D2 अपॉन √H2। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे फटाफट सारी वैल्यू रखनी है क्योंकि हमें सारी वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना क्या है, रोटेशनल स्पीड ऑफ सेकेंड टर्बाइन। ठीक है, चलो N1 की वैल्यू क्या होगी, 150 × 5 √361 N2 × 1 अपॉन √81। ठीक है, अब N2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 9/19 × 150 × 5 विच विल बी इक्वल टू 355.26 RPM। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 355, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सबको? ये चीज़ समझ में आ गया? इजी था, हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक बार पहले भी कर रखा है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 12 पोल 400 RPM ऑल्टरनेटर। क्या निकालना है हमें, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है किसकी, 12 पोल की, फिर जिसका हमारा RPM या रोटेशनल स्पीड ऑल्टरनेटर का क्या दे रखा है, 400 RPM। ठीक है, देखो इफ़ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, दैट इज हमारा क्या है, ऑल्टरनेटर को हम और क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, इज डायरेक्टली कपल्ड टू द टर्बाइन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटर वुड बी। यानी कि हमारा ये अगर कपल यानी कि इसको अटैच कर देते हैं हम किसके साथ, हमारे टर्बाइन के साथ, तो हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी F इज़ इक्वल टू PN अपॉन 60। ठीक है, P क्या है हमारा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं कितना होगा ये हमारा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी पहले हम देख लेते हैं कि P कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो P हमारा कैलकुलेट होगा 12 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि हमारा ये नंबर ऑफ पेयर्स है और हमें क्या करना है, हमें सिंगल सिंगल का देखना है यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्या कहते हैं कि पेयर्स लिखने हैं। तो पेयर लिखने होंगे तो क्या करेंगे हम, 12 पोल को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 6 हमारा जो है वो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पोल आ गया। ठीक है, अब हमारी RPM की यानी स्पीड कितनी दे रखी है, रोटेशनल स्पीड हमारी 400 RPM दे रखी है। तो F कितना आ जाएगा, 6 × 400 डिवाइडेड बाई 60 विच इज़ इक्वल टू 40 हर्ट्ज़। यानी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 40 हर्ट्ज़। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सीक्वेंस में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।